नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी साइंस का फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोमेट्री। वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ने वाले हैं फोटोमेट्री, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लेज़र, मेजर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये फोटोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोमेट्री किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा, विकिरण फ्लक्स, विकिरण की दक्षता, प्रदीप्त घनत्व इत्यादि की माप की जाती है, तो इसे प्रकाश मिति कहते हैं, फोटोमेट्री कहते हैं। प्रकाश मिति का सिद्धांत किसी समवैश्विक बिंदु प्रकाश स्रोत के लिए किसी पृष्ठ तल पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित विकिरण फ्लक्स प्रदीप्त घनत्व का मान नियत होता है, अर्थात EAT बराबर कांस्टेंट। EAT क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जहाँ पे E क्या है, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, प्रतिदीप्तन की। यहाँ पे क्या है, EAT इक्वल टू कांस्टेंट है ये। तो दो विभिन्न प्रकाश स्रोतों के लिए E1 A1 T1 बराबर E2 A2 T2। A1 बराबर A2 आयाम अगर बराबर हो गए तो I1 अपान R1 स्क्वायर A1 T1 बराबर I2 अपान R2 स्क्वायर A2 T2। A1 और A2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर है, तो I1 T1 अपान R1 स्क्वायर I2 T2 अपान R2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखते हैं विकिरण फ्लक्स। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति एकांक समय में उत्सर्जित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस स्रोत की विकिरण फ्लक्स कहलाती है। विकिरण फ्लक्स की माप जूल प्रति सेकंड अथवा वाट में की जाती है। mL2T-3। विकिरण की तीव्रता किसी समदैशिक प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत प्रति एकांक समय में उत्सर्जित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस स्रोत की विकिरण तीव्रता कहलाती है। I बराबर E अपान AT। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स किसी समदैशिक प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति एकांक समय में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश तरंगों की ऊर्जा उस प्रकाश स्रोत की ज्योति फ्लक्स कहलाती है। ज्योति फ्लक्स का स्वैच्छिक मात्रक ल्यूमेन होता है। लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ज्योति तीव्रता किसी समदैशिक प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति एकांक घन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स डेल्टा एफ का परिमाण ज्योति फ्लक्स तीव्रता के बराबर होता है। I बराबर डेल्टा एफ अपान डेल्टा डब्ल्यू, ल्यूमन अपान स्टेरेडियन, जिसको हम कैंडेला कहते हैं। F बराबर I मल्टीप्लाई 4 पाई। प्रतिदीप्त घनत्व, प्रतिदीपन की तीव्रता किसी समदैशिक प्रकाश स्रोत द्वारा किसी निश्चित दिशा में पृष्ठतल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित ज्योति फ्लक्स का परिमाण प्रतिदीप्त घनत्व के बराबर होता है। E बराबर डेल्टा एफ अपान डेल्टा ए, ल्यूमन अपान एम स्क्वायर, जिसको हम लक्स बोलते हैं। एक लक्स बराबर 1 ल्यूमन बटे मीटर स्क्वायर होता है। एक फोटान बराबर 10⁴ सेकेंड 10⁴ लक्स होता है। लेम्बर्ट का कोज्या नियम। तो लेम्बर्ट का कोज्या नियम E इक्वल टू डेल्टा एफ अपान डेल्टा ए, E बराबर डेल्टा एफ अपान डेल्टा वाई कॉस थीटा, तो E प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा आ गया। यदि किसी पृष्ठ तल को ऊर्ध्वाधर से किसी कोण थीटा पर झुका दिया जाए तो उस पृष्ठ पर आपतित प्रदीप्त घनत्व E बराबर I अपान R स्क्वायर कॉस थीटा। यदि I तथा R को नियत रखा जाए तो इस अवस्था में E प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इसे कोसाइन नियम कहते हैं या लेम्बर्ट कोज्या नियम भी कहते हैं। न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। यदि H बराबर 4 सेंटीमीटर, R बराबर 3 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 45 अंश, तो EC अपान EA प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन मार्क है, EC इक्वल टू I अपान H स्क्वायर होता है। EA इक्वल टू I कॉस थीटा एक्स स्क्वायर। यदि थीटा 45 है तो EC अपान EA बराबर एक्स स्क्वायर अपान H स्क्वायर कॉस थीटा, तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपान एच स्क्वायर कॉस थीटा। ई सी अपान ई ए बराबर क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर 1 अपान कॉस थीटा 1 प्लस 9 अपान 16
मल्टीप्लाई 1/√1/√2, तो √2 पलट के ऊपर गया, EC/EA क्या आ गया 25 √2/16। किसी फोटो कैमरे द्वारा किसी दृश्य का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जबकि इस दृश्य का क्षेत्रफल एंगस्ट्रम ए तथा वह दृश्य प्रकाश स्रोत के बीच के मध्य लंबवत दूरी r1 है तथा ऊर्ध्वाधर लाल फोटो खींचने का समय t1 है। उसी लेंस कैमरे द्वारा उसी लेंस का उसी तरह प्रतिबिंब पुनः प्राप्त करने के लिए कैमरे को r2 दूरी पर रखकर फोटो प्रिंट प्राप्त किया जाता है। इस अवस्था में फोटो प्रिंट ऊर्ध्वाधर प्राप्त किया जाता है। EHT बराबर कांस्टेंट, तो I/R1 स्क्वायर AT1 बराबर I/R2 स्क्वायर AT2, T1/R1 स्क्वायर बराबर T2/R2 स्क्वायर, R2/R1 बराबर √T2/T1, T2 इक्वल टू T1 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, AB डज नॉट इक्वल टू BD। इस चित्र में AB और BD बराबर नहीं है, जो कि बराबर 4 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वर्ग के शीर्ष बिंदु पर या वर्ग के केंद्र पर प्रदीप्त प्रकाश का स्रोत AB प्लस BD प्लस DA प्लस EA बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो E इक्वल टू AT, EC इक्वल टू 1/I/R स्क्वायर, तो ED I cos थीटा अपॉन OD स्क्वायर। पूरा सॉल्व कर लिए तो हमारे पास आ गया है √2/√6। अब देखिए इसमें प्रकाश मिति का फार्मूला, EAT क्या है, कांस्टेंट है। इस लेसन में EAT बराबर कांस्टेंट, E क्या है, प्रतिबिंब तीव्रता। दो विभिन्न प्रकाश स्रोतों के लिए EA1 T1 EA2 T2, यदि A1 T1 बराबर है तो E से E कैंसिल हो गया और I1/R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई T1, I2/R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई T2। विकिरण फ्लक्स की माप E/T बराबर जूल प्रति सेकेंड और वाट। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन होता है। ज्योति तीव्रता I बराबर ΔF/ΔW। विकिरण की तीव्रता I बराबर E/AT। संपूर्ण विकिरण ΔF बराबर I इंटू ΔW, F बराबर I इंटू 4π। प्रदीप्त घनत्व E ΔF/ΔA। लेम्बर्ट कोज्जा नियम E प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। प्रतिदीप्त घनत्व E बराबर 1/R स्क्वायर कॉस थीटा। अब वेब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। जब किसी माध्यम में एक साथ एक से अधिक तरंगें किसी निश्चित दिशा में संचरित की जाती हैं, तब माध्यम के किसी एक तल में उपस्थित सभी कणों के कंपनों का परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यह घटना अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाती है। Y बराबर Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस डैश 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 YN होता है। उदाहरण, व्यतिकरण, विवर्तन, विस्पंदन, अप्रागामी तरंगे। व्यतिकरण तथा विवर्तन प्रकाश व ध्वनि दोनों प्रकार की तरंगों में उत्पन्न होता है, परंतु इसका अध्ययन प्रकाश तरंगों के लिए करते हैं। विस्पंद का अध्ययन केवल ध्वनि तरंगों के लिए किया जाता है, जैसे कि अप्रागामी तरंगे। वेव माध्यम के कणों के कंपन का वह स्वरूप जिससे ऊर्जा तथा संवेग का एक निश्चित कला में तथा संभव दिशाओं में स्थानांतरित होता है, तरंगे कहलाती हैं। तरंगे गुणों के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे। अब पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। EM वेव्स, तो UE प्लस UB 1/2 E सिग्मा E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश के उच्च आवृत्ति के कंपन से उत्पन्न अदृश्य तरंगे, जो कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में वायु तथा अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को उत्पन्न करने में विद्युत तथा चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व एक समान रूप से प्रयुक्त होता है। औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व 1/2 सिग्मा 0 E स्क्वायर और औसत चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने में विद्युत ऊर्जा व चुम्बकीय ऊर्जा का औसत घनत्व।
एक समान रूप से प्रयोग होता है, अर्थात म्यू ई इक्वल टू म्यू बी। 1/2 सिग्मा नॉट ई स्क्वायर बराबर 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट ई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 अपान म्यू नॉट ई जीरो। ई अपान बी इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट सिग्मा नॉट। वी इक्वल टू ई अपान बी, वी इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट इंटू सिग्मा नॉट। वी इक्वल टू सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात तथा माध्यम दोनों में संचरित होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन होती है, अतः विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अपने पथ से विक्षेपित नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों में वे सभी गुण पाए जाते हैं जो कि प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात इन तरंगों के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण इत्यादि के गुण पाए जाते हैं। यांत्रिक तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तथा सीमित गति द्वारा ऊर्जा तथा संवेग के स्थानांतरण होता है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अब देखते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण को। व्यतिकरण जब किसी माध्यम में कला संबद्ध प्रकाश तरंगें किसी निश्चित दिशा में एक साथ संचरित की जाती हैं, तब अध्यारोपण के पश्चात तरंगों की ऊर्जा का एक नए सिरे से पुनर्समायोजन होता है, जिस कारण एकांतर क्रम से तरंगों की तीव्रता अधिकतम व न्यूनतम पाई जाती है। इस परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। I बराबर I1 प्लस I2, I मैक्स बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। I मिनिमम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 इंटू I2। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। व्यतिकारी तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न होनी चाहिए। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, ये वे प्रकाश स्रोत जिनसे कला संबद्ध एक वर्णीय प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे यंग के प्रयोग में स्लिटों द्वारा उत्पन्न प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश होता है, अर्थात स्लिट एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का कार्य करती है। शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, व्यतिकरण की घटना में तीक्ष्ण, दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां प्राप्त करने के लिए तरंगों के आयाम तथा तरंगदैर्ध्य एक समान अथवा लगभग एक समान होने चाहिए। फॉर क्लियर विजन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत मूलतः एक ही स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एक ही स्वतंत्र स्रोत से प्राप्त एक वर्णीय प्रकाश स्रोतों के मध्य कालांतर स्थित रहता है। 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों के मध्य व्यतिकरण की घटना संभव नहीं होती, क्योंकि इनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर स्थित नहीं रहता है तथा विभिन्न प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन होता है। व्यतिकरण की घटना केवल ध्वनि तरंगे अथवा प्रकाश तरंगे दृश्य तरंगों में संभव होता है। स्वतंत्र गति, सरल आवर्त गति करते हुए कणों के मध्य उत्पन्न तरंगों के लिए व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। व्यतिकरण की घटनाएं ये 2 प्रकार से संभव होती हैं, स्वयंपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। स्वयं संपोषी व्यतिकरण की स्थितियां, कालांतर की स्थिति, जब 2 या 2 से अधिक समतल प्रगामी तरंगे किसी माध्यम से एक साथ एक ही दिशा में गतिशील होती हैं, तब माध्यम के किसी तल अथवा स्थान पर तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप तीव्रता तथा आयाम अधिकतम प्राप्त होते हैं, तो व्यतिकरण की इस घटना की संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। cos फाई बराबर +1। संपोषी व्यतिकरण में कालांतर की स्थितियाँ डेल्टा फाई बराबर 0.2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2 m पाई प्राप्त होती हैं, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 तक होती हैं। पाथांतर की स्थितियां डेल्टा x बराबर डेल्टा फाई इंटू a अपान 2 पाई, तो डेल्टा x इक्वल टू 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, m लैम्डा तक। m बराबर क्या है, 0, 1, 2, 3 अप टू काउंटेबल नंबर। किन्हीं 2 तरंगों के मध्य व्यतिकरण की घटना के लिए परिणामी आयाम a बराबर a1 प्लस a2, a इंटू a क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2।
ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई समपोषी व्यतिकरण के लिए ए स्क्वायर मैक्स बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2 प्लस 2A1 A2 कॉस 0। ए स्क्वायर मैक्स बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो ए मैक्स हो गया A1 प्लस A2। आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर मैक्स, आई मैक्स इक्वल टू के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो के I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, आई मैक्स इक्वल टू के ए स्क्वायर मैक्स, आई मैक्स बराबर के स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्स। के क्या है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण की वह घटना जिसमें तीव्रता तथा आयाम न्यूनतम प्राप्त होते हैं विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कास फाई का मान -1 हो जाएगा। कालांतर, कास फाई बराबर -1 कास 2m पाई, तो m बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3, फाई बराबर 2m-1 पाई, m बराबर 1 2 3, फाई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई। पाथांतर, डेल्टा एक्स बराबर λ/2 3 λ/2 5 λ/2 अप टू 2m+1/2 लैम्डा, m इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद है आयाम, आयाम क्या है? a मिनिमम इक्वल टू a माइनस A2, तीव्रता क्या हो जाएगी? I मिनिमम के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर या के रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल है I मैक्स और I मिनिमम का A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है व्यतिकरण की तीव्रता, व्यतिकरण की घटना में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 49:1 है, तो इनके आयाम व तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। I1 अपॉन I2 इक्वल टू 4/3 का वर्ग, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा 16/9। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 49/1, तो ये हो गया A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 7/1, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई 4/3। अध्यारोपण की घटना में परिणामी आयाम किसी एक तरंग के आयाम के परिणामी के बराबर है, तो तरंगों के मध्य कालांतर ज्ञात कीजिए जबकि तरंगों के आयाम आपस में बराबर हैं। तो A स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, A2 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस फाई, A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर इक्वल टू कॉस फाई, फाई इक्वल टू 120। व्यतिकरण की घटनाएं दो विभिन्न अवस्थाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। तरंगार्घ के विभाजन द्वारा व्यतिकरण की घटना, प्रकाश तरंगों के आयामों के विभाजन द्वारा। तरंगाग्र के विभाजन तथा द्वारा व्यतिकरण की घटना। तरंगाग्र किसी माध्यम में उत्पन्न वह पृष्ठ अथवा तल जिसमें उपस्थित माध्यम के सभी कण का कंपन की समान कला में होते हैं तथा कंपन करते हुए प्रकाश की गति की दिशा में प्रकाश की चाल से ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र आकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। समतल तरंगाग्र, जब कोई बिंदु प्रकाश स्रोत माध्यम से दूर अनंत स्थित होता है तब माध्यम से प्रकाश स्रोत की ऊर्जा के प्रभाव से उत्पन्न तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। प्रकाश तरंगे पृष्ठ तल के लंबवत तथा परस्पर समांतर गति करते हैं। गोलीय तरंगाग्र, जब बिंदु प्रकाश स्रोत माध्यम में स्थित होता है तब बिंदु प्रकाश स्रोत को केंद्र बिंदु मानकर खींचे गए वक्र पृष्ठ गोलीय तरंगाग्र की स्थितियों को दर्शाते हैं। प्रकाश तरंगे गोलीय तरंगाग्र पर खींचे गए एनवलप प्रकाश तरंगों की गति की दिशा को दर्शाती हैं। बिंदु प्रकाश स्रोत से लगातार दूर हटने पर गोलीय तरंगाग्र समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। बेलनाकार तरंगाग्र, जब प्रकाश स्रोत रेखीय स्थिति में है तथा माध्यम में स्थित है तब इस अवस्था में प्राप्त तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। सेकेंडरी वेवलेंथ, द्वितीयक तरंगारिकाएँ, माध्यम में उपस्थित वे सभी कण जो तरंगाग्र के पृष्ठ तल में उपस्थित होते हैं कंपन करते हुए ऊर्जा को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं जैसे कि वे स्वयं ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। इन कणों को द्वितीयक कणिकाएँ कहते हैं तथा द्वितीयक कणिकाओं द्वारा उत्सर्जित तरंगें द्वितीयक तरंगाएँ कहलाती हैं। तरंगाग्र के विभाजन द्वारा व्यतिकरण की घटना के लिए यंग का प्रयोग। S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स। फ्रिंजों की स्थितियाँ, यंग के प्रयोग में क्रमशः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की पट्टी क्रमशः
प्राप्त होती है। दीप्त फ्रिंज की स्थितियाँ, पर्दे के मध्य भाग में बिंदु सी पर पथांतर तथा कालांतर शून्य प्राप्त होता है, अतः इस स्थान पर दीप्त फ्रिंजों की स्थिति प्राप्त होती है। ये यहाँ पे चित्र। माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज में यक्स मेथोस दूरी पर कोई एम वी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है जिसकी कोणीय स्थिति ओ एम दिखाया गया है, जहां एक्स मिथ दीप्त फ्रिंज की रेखीय स्थिति है। इन ट्रैंगल ए ई बी साइन ओम इक्वल टू बी ई अपान ए बी इक्वल टू ये पी डी अपान डी हो जाएगा। इन ट्रैंगल ओ सी पी टेन थीटा इक्वल टू सी पी अपान एक्स, तो एक्स मिथ अपान डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी डी अपान डी इक्वल टू एक्स मिथ अपान डी। तो यहाँ से हमको मिल गया पी डी अपान डी इक्वल टू एम लेमडा अपान डी, डी से डी कैंसिल, पी डी इक्वल टू एम लेमडा हो जाएगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की रेखीय दूरी फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई कहलाती है। डब्ल्यू बराबर एक्स एम वन प्लस वन एक्स एमएथ, डब्ल्यू बराबर एम प्लस वन लेमडा डी अपान डी माइनस एम लेमडा डी अपान डी, डब्ल्यू बराबर लेमडा डी अपान डी एम प्लस वन माइनस एम, तो डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा डी अपान डी। फ्रिंज की चौड़ाई दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों पर निर्भर नहीं करती। फ्रिंज की चौड़ाई माध्यम की प्रकृति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, स्लिटों के बीच की दूरी तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। डब्ल्यू मिड बराबर डब्ल्यू एयर अपान यू डी लेमडा अपान म्यू डी, कोणीय चौड़ाई ओ एम इक्वल टू ओ मैक्सिमम थीटा मैक्सिमम है, थीटा मैक्सिमम इक्वल टू एम लेमडा अपान डी, कोणीय चौड़ाई हो जाएगी ये। तो थीटा एम प्लस वन बराबर एम प्लस वन लेमडा अपान डी, बीटा इक्वल टू थीटा एम प्लस वन माइनस ओ थीटा एम, बीटा इक्वल टू एम प्लस वन लेमडा अपान डी माइनस एम लेमडा अपान डी, तो बीटा इक्वल टू लेमडा अपान डी एम प्लस वन माइनस लेमडा एम से एम कैंसिल, बीटा इक्वल टू लेमडा अपान डी। ये क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। यंग के प्रयोग में फ्रिंजों की स्थितियां गति पर्यावलाकार होती हैं परंतु हमें स्ट्रेट बॉन्ड के रूप में प्रतीत होती हैं। व्यतिकारी प्रकाशपुंज के किसी एक माध्यम में पारदर्शक पट्टिका जिसकी मोटाई टी तथा अपवर्तनांक न्यू है कर रखने का प्रभाव व्यतिकारी प्रकाशपुंज में से किसी एक के मार्ग में पारदर्शक पट्टिका रख देने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज अपने स्थान से ऊपर विस्थापित हो जाती है। इसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। टी ब्रैकेट में न्यू माइनस वन इक्वल टू एम लेमडा, टी इक्वल टू म्यू माइनस वन इक्वल टू एक्स एम लेमडा अपान डी, एक्स एम इक्वल टू डी टी म्यू माइनस वन अपान डी, तो एक्स एम इक्वल टू डब्ल्यू अपान लेमडा टी म्यू माइनस वन, एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू टी म्यू माइनस वन, तो एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू एम लेमडा, टी इक्वल टू म्यू माइनस वन एम लेमडा। उपरोक्त सूत्र की सहायता से माध्यम की मोटाई अथवा अपवर्तनांक ज्ञात कर ली जाती है। रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से किसी गैसीय माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद है मिल्सन एंट्रोपैरामीटर की सहायता से फ्रिंज विस्थापन अथवा फ्रिंज विस्थापन का क्रम ज्ञात कर लेते हैं। टी बराबर टी एयर प्लस टी वन एयर प्लस टी टू मीडियम, टी इक्वल टू टी एयर अपान सी प्लस, तो इससे हमको मिल गया एस टू इक्वल टू एस टू पी। पारदर्शक पट्टिका रखने के पश्चात यमुई दीप्त फ्रिंज का विस्थापन होता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स एम इक्वल टू एम लेमडा डी अपान डी प्लस डी म्यू माइनस वन डी अपान डी। तो प्रश्न है, एक कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, इसे व्यतिकारी प्रकाशपुंज के मार्ग में रखने पर केंद्रीय फ्रिंज अपने स्थान से 10वीं दीप्त फ्रिंज तक विस्थापित हो जाता है। लेमडा का मान 5890 एंगस्ट्रॉम, पारदर्शक ग्लास की मोटाई यदि स्लिटों के बीच की दूरी 0.12 mm है तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है, तब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का विस्थापन ज्ञात कीजिए। एम लेमडा इक्वल टू टी यू माइनस वन, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.01178 mm।
और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो एक समान प्रकाश तरंगदैर्घ्य के लिए फ्रिंज की चौड़ाई पहले की अपेक्षा कितने गुना हो जाएगी। डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा टी म्यू -1 अपान डी डब्ल्यू डैश अपान डब्ल्यू इक्वल टू 2d लेमडा अपान डी बाई 2 डी लेमडा बाई 2 डब्ल्यू डैश बराबर 4 लेमडा। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों को परस्पर समीप रखकर वायु में व्यतिकरण की घटना प्राप्त की जाती है, तब फ्रिंज की चौड़ाई 4 mm प्राप्त होती है। इसे एक ऐसे द्रव में रखकर पुनः फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की जाती है जिसका अपूर्णांक 5/4 ज्ञात है। तब इसे माध्यम में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। डब्ल्यू मैक्सिमम वेव की मैक्सिमम इक्वल टू डब्ल्यू एयर अपान म्यू इक्वल टू 4 × 4/5 बराबर 16/5 बराबर 3.5 मिलीमीटर। अब फ्रेनेल बाई प्रिज्म फ्रेनेल का बाई प्रिज्म प्रयोग द्वारा एक वर्णी प्रकाश स्रोत S1 S2 व उनके बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। फ्रेस्नेल का प्रयोग तरंगार के परिभाजन द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण का एक उदाहरण है। दो स्लिटों के बीच की दूरी 2d बराबर 2a अल्फ़ा म्यू -1 और 2d इक्वल टू 2a अल्फ़ा म्यू -1 W बराबर डी लेमडा अपान डी इक्वल टू a प्लस बी लेमडा अपान डी। दो समतल तरंगों के प्रयोग द्वारा फ्रेनेल व्यतिकरण फ्रेस्नेल ने दो समतल दर्पण का प्रयोग करके तरंगार के विभाजन द्वारा व्यतिकरण की घटना प्राप्त की। इस विधि द्वारा व्यतिकरण की स्थितियां पर्दे के मध्य भाग से केवल एक तरफ प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा प्राप्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता अपवर्तन विधि द्वारा प्राप्त दीप्त फ्रिंज की तीव्रता से अधिक होती है। W बराबर डी लेमडा अपान डी a प्लस बी अपान डी लेमडा। इसके बाद है आपका लाडोज मिरर एक्सपेरिमेंट। लाडोज ने एक समतल दर्पण का प्रयोग करके तरंगार के विभाजन द्वारा व्यतिकरण की घटना प्राप्त की। माइकलेंस इंटरफेरोमीटर, इसमें दो समतल दर्पण को परस्पर लंबवत तल में रखकर दो समांतर ग्लास प्लेट तथा एक वर्णी प्रकाश स्रोत की सहायता से फ्रिंजों का विस्थापन व उनके शेप व साइज का अध्ययन किया जाता है। इस प्रयोग में फ्रिंज सर्कुलर तथा लोकलाइज्ड फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। किसी स्लिट द्वारा उत्पन्न एक वर्णी प्रकाश को किसी एक ऐसे ग्लास प्लेट पर आपतित की जाती है P1 जिससे ऊर्ध्वाधर से किसी झुकाव कोण 45 डिग्री पर रखा जाता है तथा इसका प्रथम पृष्ठ आंशिक परावर्तक तथा दूसरा पृष्ठ को की बाहरी सतह पूर्ण परावर्तक बनाया जाता है। जब एक वर्णी प्रकाश किरण प्रथम ग्लास प्लेट पर टकराती है तो वह दो विभिन्न प्रकाश तरंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन द्वारा परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश तरंगों के आयाम व तरंगदैर्घ्य लगभग बराबर होते हैं। प्रथम ग्लास प्लेट से अपवर्तित प्रकाश निर्गत होने के पश्चात द्वितीय ग्लास प्लेट पर अपवर्तित होती है तथा इससे निर्गत होकर M2 समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। M1 व M2 मिरर से परावर्तित प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटनाएं होती है जिसे टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। द्वितीय प्लेट द्वारा P2 परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश तरंगों में पथांतर उत्पन्न होता है। व्यतिकरण द्वारा प्राप्त दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों का आकार दर्पण की स्थितियों पर निर्भर करता है। जब M1 दर्पण व M2 दर्पण के परस्पर लंबवत स्थित होते हैं तब M1 दर्पण व M2 दर्पण के प्रतिबिंब के मध्य एयर स्पेस वायु फिल्म के मध्य सर्कुलर फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि M2 दर्पण को इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसका प्रतिबिंब M1 दर्पण के मध्य बिंदु से दोनों तरफ समान झुकाव कोण पर विभाजित करता है तब इस अवस्था में स्ट्रेट फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि M2 दर्पण का प्रतिबिंब M1 दर्पण के साथ किसी वैग्स शेप आकृति में प्राप्त होता है तो इसमें फ्रिंज की आकृति कर्व होती है। डॉपलर विस्थापन डेल्टा लेमडा इक्वल टू
लेमडा स्क्वायर अपान 2d, तो L1 ऑलमोस्ट इक्वल टू लेमडा 2 इक्वल टू L1 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 अपान 2 का होल स्क्वायर अपान 2d। फ्रिंज शिफ्टेड, एक मोटाई की ग्लास प्लेट रखने पर फ्रिंज का विस्थापन जबकि ग्लास प्लेट का अपूर्णांक म्यू है। 2x बराबर 2t म्यू माइनस 1, x इक्वल टू t म्यू माइनस 1। माइक्सन इंटरफेरोमीटर के प्रयोग द्वारा द्वारा फ्रिंजों की आकृति, फ्रिंजों का विस्थापन तथा दो निकटतम प्रकाश तरंगदैर्ध्य का अंतर डॉपलर शिफ्ट, किसी पारदर्शक ग्लास की मोटाई तथा किसी क्रिस्टल के लैटिस स्पेस तथा उसकी संरचना की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे ब्रैगली इक्वेशन माइकल्स के प्रयोग पर आधारित है। क्वेश्चन, फ्रेस्नेल के बाइप्रिज्म प्रयोग से किसी एक प्रकाश के मार्ग में पारदर्शक पट्टिका की मोटाई t रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पांचवी ब्राइट फ्रिंज की स्थिति पर शिफ्ट हो जाती है। यदि ग्लास प्लेट का म्यू 1.5 तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम ज्ञात है तो माध्यम की मोटाई बताइए। m बराबर t म्यू माइनस 1, m लेमडा इक्वल टू t म्यू माइनस 1, 5 × 6000 बराबर t 0.5, तो t बराबर 6 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। फ्रेस्नेल के बाइप्रिज्म प्रयोग में सोडियम लाइट लेमडा इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम तथा फ्रिंजों की संख्या 40 प्राप्त होती है। यदि सोडियम लैंप को हटाकर मरकरी लैंप का प्रयोग किया जाए जिसमें वायलेट फिल्टर के लिए प्रकाश तरंगदैर्घ्य 4358 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, इस अवस्था में कितने फ्रिंज प्राप्त होंगे? तो इस अवस्था में आ जाएगा 52.47। अगला क्वेश्चन है, फ्रेस्नेल के प्रयोग में प्रिज्म के आधार का कोण 179 डिग्री है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जो कि मूलतः एक प्रकाश से प्राप्त होते हैं। ज्ञात कीजिए। a इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, म्यू इक्वल टू 1.5, तो 2 × 50 सेंटीमीटर × पाई बटे 180 × 1/2 0.5, 1 × पाई बटे 360 × 0.5, ये हो जाएगा 4.33। साबुन के घोल का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण का उदाहरण है। आयामों के विभाजन द्वारा व्यतिकरण की घटना, किसी पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण की घटना। जब प्रकाश किरणें किसी पतली फिल्म की सतह पर आपतित की जाती हैं तब प्रकाश फिल्में की ऊपरी सतह निचली सतह द्वारा सघन व विरल माध्यम के पृष्ठ पर परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। इस प्रकार परावर्तित व अपवर्तित निर्गत प्रकाश किरणों के मध्य व्यतिकरण की घटना होती है जिसे फिल्म रंगीन दिखाई देती है। जब प्रकाश किरणें किसी सघन पृष्ठ से परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं तब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश के मध्य अतिरिक्त पाई रेडियन प्राप्त होता है। जब प्रकाश किसी विरल माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित तथा अपवर्तित होता है तब विरल माध्यम के पृष्ठ से निर्गत प्रकाश किरणों में अतिरिक्त कालांतर शून्य हो जाता है। फिल्म द्वारा परावर्तित प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण। टी मोटाई की पतली फिल्म द्वारा परावर्तित किन्हीं दो क्रमागत प्रकाश तरंगों में प्रभावी पथांतर इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस पाई प्लस लेमडा बाई 2 प्राप्त होता है। दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर की स्थिति 2 म्यू टी कॉस लेमडा प्लस लेमडा बाई टी इक्वल टू एम लेमडा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू लेमडा बाई 2 m माइनस 1। फिल्म द्वारा निर्गत प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना 2 यू टी कॉस आर इक्वल टू एम लेमडा। इसी प्रकार परावर्तित प्रकाश तरंगों में अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर 2 यू टी कॉस आर इक्वल टू एम लेमडा। निर्गत प्रकाश तरंगों में अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर 2 यू टी कॉस आर इक्वल टू 2m माइनस 1 अपान 2 लेमडा। डार्क फ्रिंजेस के लिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग व्यतिकरण की घटना में अदीप्त प्रकाश की तीव्रता को रोकने के लिए अथवा परावर्तित प्रकाश की तीव्रता को अवशोषित करने के लिए जिससे कि परावर्तन की घटना न हो, इसके लिए एक पतली फिल्म लेंस की तरह चिपका दी जाती है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में फिल्म की मोटाई टी बराबर लेमडा अपान 4 म्यू सी होता है, तो लेमडा इक्वल टू 4 अंडर रूट यू जी हो जाएगा। फिल्म का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के वर्गमूल के अनुपाती होना चाहिए। न्यूटन के एयर फिल्म में सर्कुलेशन फ्रिंज की
स्थितियाँ। न्यूटन ने समतल उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस व समतल ग्लास के मध्य वायुकोश में व्यतिकरण की घटना प्राप्त की। न्यूटन के वलय के प्रयोग में परावर्तित प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना 2 μt cos r प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एम। तो 2t इक्वल टू लेमडा बाई 2 m माइनस 1, टी इक्वल टू लेमडा बाई 4 2m माइनस 1। फिल्म की न्यूनतम मोटाई टी इक्वल टू लेमडा बाई 4। किसी माध्यम के लिए मोटाई टी इक्वल टू लेमडा अपान 4 म्यू मीडियम। न्यूटन के वलय रिंग के प्रयोग में वलय की त्रिज्या जिसमें यमवी दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। फिल्म की मोटाई तथा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की वक्रता त्रिज्या पदों में निम्नलिखित है, क्या हो जाएगा, प्राप्त होती है। आर स्क्वायर एम एथ टी एम इंटू 2r, आर एम एथ इक्वल टू रूट ऑफ 2 TMR। वलय की त्रिज्या डार्क फ्रिंजेस के लिए परावर्तित प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण के लिए 2 TM इक्वल टू एम लेमडा। आर एम एथ इक्वल टू रूट एम लेमडा आर। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच का क्षेत्रफल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एम प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर एम। ए इक्वल टू पाई एम प्लस 1 लेमडा आर माइनस एम लेमडा आर। ए इक्वल टू पाई लेमडा आर। न्यूटन के वलय के प्रयोग में केंद्रीय फिल्म व अदीप्त फ्रिंज होती है। न्यूटन के वलय के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए अपूर्णांकों का क्रम निम्नलिखित होना चाहिए। μ1 इज लेस देन μ2 इज लेस देन u3। संपोषी व्यतिकरण आयाम a मैक्सिमम a1 प्लस a2। तीव्रता I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एम एक्स मैक्सिमम। I मैक्स इक्वल टू I मिनिमम। ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपान a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। I1 अपान a2 I2 इक्वल टू a1 अपान a2 का होल स्क्वायर। और विनाशी व्यतिकरण आयाम इसका a मिनिमम a1 माइनस a2। तीव्रता I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर मिनिमम। I1 रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपान रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। एमएथ एक्सएमएथ पी डी डी अपान डी माइनस इक्वल टू एम लेमडा डी अपान डी। फ्रिंज की चौड़ाई डब्ल्यू इक्वल टू डी लेमडा अपान डी। डब्ल्यू मीडियम इक्वल टू डब्ल्यू एयर अपान म्यू इक्वल टू डी लेमडा अपान डी यू। कोणीय चौड़ाई बीटा इक्वल टू लेमडा अपान डी। माध्यम की मोटाई अपूर्णांक ज्ञात करने के लिए टी यू माइनस 1 इक्वल टू एम लेमडा। पारदर्शक पट्टिका रखने के पश्चात विस्थापन एक्सएम इक्वल टू एम लेमडा डी अपान डी प्लस टी यू माइनस 1 डी अपान डी। एक्सएम इक्वल टू एक्स नॉट प्लस लेमडा एक्स। लेमडा डेल्टा एक्स इक्वल टू डी टी यू माइनस 1 अपान डी इक्वल टू डब्ल्यू अपान लेमडा यू माइनस 1 टी। फ्रेस्नेल्स बाई प्रिज्म दो स्लेटों के बीच की दूरी डी इक्वल टू 2a अल्फा यू माइनस 1 2d इक्वल टू 2a अल्फा यू माइनस 1। फ्रिंजों की चौड़ाई डब्ल्यू इक्वल टू डी लेमडा अपान डी। तो a प्लस बी लेमडा अपान डी। डॉपलर विस्थापन डेल्टा लेमडा अपान इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपान 2d। परावर्तित प्रकाश में तरंगों में दीप्त फ्रिंज 2u2 ut cos r इक्वल टू लेमडा अपान 2m माइनस 1। अदीप्त के लिए हो जाएगा 2ut cos r इक्वल टू m लेमडा। निर्गत प्रकाश तरंगों में दीप्त फ्रिंज 2ut cos r इक्वल टू m लेमडा। अदीप्त फ्रिंज 2ut cos r इक्वल टू लेमडा अपान 2m माइनस 1। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग फिल्म की मोटाई t इक्वल टू लेमडा अपान 4 uc इक्वल टू लेमडा अपान 4 म्यूजी। न्यूटन के एयर फिल्म में सर्कुलेशन फ्रिंज t इक्वल टू लेमडा अपान 4 2m माइनस 1। न्यूनतम मोटाई t इक्वल टू लेमडा अपान 4। किसी माध्यम के लिए मोटाई t इक्वल टू लेमडा अपान 4 मीडियम। त्रिज्या r मेथ इक्वल टू रूट ऑफ m लेमडा r 2TMR। क्षेत्रफल a इक्वल टू पाई लेमडा r। व्यतिकरण की घटना के लिए फ्रिंजों की दृश्यता v इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। न्यूमेरिकल है लैम्डा तरंगदैर्घ्य के दो एक वर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, एन लैम्डा होगा। व्यतिकरण की घटना हो सकती है सभी तरंगों में। किस प्रकार की? केवल अनुप्रस्थ तरंगों में अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य और प्रगामी सभी प्रकार की तरंगों में व्यतिकरण हो सकता है। दो कला संबद्ध एक वर्णी प्रकाश पुंजों की तीव्रताएं I तथा 4I 9I हैं। उनके अध्यारोपण से परिणामी पुंज में अधिकतम व न्यूनतम
संभव तीव्रताएं होंगी, क्या होगी, I, 9 होंगी। प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंगदैर्घ्य व कालांतर नियत हो। वे तरंगे जिनके एम्पलीट्यूड व वेवलेंथ समान हैं विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, 2πn होगा। एक समान आयाम व आवृत्ति की दो तरंगें एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा जबकि दोनों तरंगों एक ही कला में पहुंचती है तथा π/2 के कालांतर पर पहुंचती है। I1/I2 = A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 cos phi। I1/I2 = A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos 0, A1 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2A1 A2 cos pi। I1/I2 = A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 0, तो I1/I2 = 2/1। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.4 mm है। यदि पूरे उपकरण को 4/3 म्यू वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो नई फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, W medium = W air/μ, तो W medium = 0.4 × 3/4 × 10, तो 0.3 mm हो जाएगा। ये यंग के द्विस्लेट प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी d 3 गुना कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई बताइए, तो W = d λ/d, W1/W2 = d2/d1, ये हो जाएगा W1/W2 = 3d/d = W2 = W1/3। यंग के प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम ज्ञात है तथा स्लिट व स्क्रीन के बीच की दूरी n 40 सेंटीमीटर है। फ्रिंजों की परस्पर दूरी 0.012 mm है। स्लिटों की परस्पर दूरी बताइए। लैम्डा = 6000 एंगस्ट्रॉम, डेल्टा = 40 सेंटीमीटर, W = 0.012 mm, तो W = क्या हो जाएगा, d λ/d 40 × 6000 × 10⁻⁻10 × 100 सेंटीमीटर × 100/0.012, ये हो जाएगा W = 2 सेंटीमीटर। यंग के प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप की केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I है। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो तब केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 हो जाती है। I व I0 में क्या रिलेशन होगा, यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो तब किसी एक स्लिट द्वारा उत्पन्न तरंगों में अध्यारोपण की घटना विवर्तन को प्रदर्शित करती है। इस अवस्था में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता I0 = Imax = Ka/2 का होल स्क्वायर, I0 = Ka²/4। प्रथम स्थिति में दो स्लिट द्वारा व्यतिकरण की घटना के लिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता जबकि तरंगों के आयाम बराबर है तो Imax = I = Ka + A का होल स्क्वायर, I = हो गया 4Ka²। तो समीकरण 1 और 2 से I0 = I/4 × 4, तो I = 16 I0। तार्किक संबंधों के आधार पर यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तब प्रकाश केवल एक स्लिट से निर्गत होगा। इस अवस्था में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता I0 = Ka² + O, I0 = Ka², I = K ब्रैकेट में A + A का होल स्क्वायर, I = 4Ka², तो I = 4 I0। यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए 12 फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि प्रकाश की तरंगे दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त कर दी जाए तो उसी पर्दे पर प्राप्त फ्रिंज की संख्या λ1/λ2 = m2/m1, 6000/4000 = m2/12, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, 18। दो स्लिट के बीच की दूरी 10⁻³ सेंटीमीटर है तथा स्लिट के व पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर है। तरंगदैर्घ्य बताइए। W = d λ/d, तो W = 2.1 × 10⁻³ तो लैम्डा = कितना आ गया, 7000 एंगस्ट्रॉम। यंग के प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई का अनुपात ज्ञात है। इनसे उत्पन्न तरंगों में व्यतिकरण के लिए अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात λ1 + λ2 के पदों में होगा। Imax = Ka1 + A2 का होल स्क्वायर, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, I minimum = Ka1 - A2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √I1 - I2 का होल स्क्वायर।
आई मैक्स इंटू एक्स एम एथ एम लेमडा डी अपान डी। तो आई प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर, आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर मैक्सिमम, आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू आई 1 अपान डी स्क्वायर, आई मैक्स अपान आई मिनिमम इक्वल टू D2 अपान D1 का होल स्क्वायर। दो कला संबंध स्रोत जिनकी तीव्रताओं का अनुपात बीटा है, व्यतिकरण की घटना उनमें उत्पन्न होती है तो फ्रिंज दृश्यता का मान होगा आई मैक्स बराबर √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, I1 अपान I2 का होल स्क्वायर रेशियो हो जाएगा बीटा, आई मैक्स अपान आई मिनिमम रूट बीटा I2 प्लस I2 का होल स्क्वायर, बीटा I2 प्लस I2 इक्वल टू ये हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लिया तो 2 बीटा अपान बीटा प्लस 1 आंसर हो जाएगा। आगे है y1 बराबर 6 कॉस ओमेगा टी, y2 बराबर 8 कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो आई मैक्स अपान आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 8, तो हो गया आई मैक्स अपान आई मिनिमम इक्वल टू 6 प्लस 8 अपान 6 8 माइनस 6 इक्वल टू 14 अपान 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर मतलब 49 अपान 1। दो एक वर्णित स्रोतों की तीव्रताएं I1 व I2 मात्रक हैं तो उनकी औसत तीव्रता क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 हो जाएगी। दो कला संबंधित स्रोतों के व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताएं आई मैक्स व मिनिमम है तो आई एवरेज क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्वेश्चन 18, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस लेमडा, y3 इक्वल टू A1 साइन 2 ओमेगा टी, y4 इक्वल टू A2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस लेमडा। किन तरंगों में अध्यारोपण की घटना द्वारा व्यतिकरण संभव है? तो y1 और y3 में और y2 और y4 में। परवलयाकार गति के उदाहरण, यदि कोई भौतिक समीकरण में चर घातांकीय नियतांक का प्रयोग किया जाता है तो उस भौतिक राशि के समय के सापेक्ष वक्र में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। एक संधारित्र की प्लेटों को किसी प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर उसे आवेशित किया जाता है। टी समय पश्चात संधारित्र पर संचित आवेश का परिमाण Q तथा आवेश के लिए समय के लिए निम्न समीकरण Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान RC होता है। तो Q बराबर Q नॉट माइनस Q नॉट ई की पावर माइनस टी अपान RC होता है। Q इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट अपान ई की पावर टी अपान RC। तो संधारित्र के निरावेशन में आवेश द्वारा समय के मध्य वक्र Q इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी अपान RC, Q इक्वल टू Q नॉट अपान ई की पावर टी अपान RC। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा N नॉट तथा T समय पश्चात अविघटित मात्रा N है, अविघटित मात्रा N है। तो N हाफ N इक्वल टू ND अपान ई की पावर लेमडा। एक कण पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, उसे क्षैतिज दिशा में u वेग से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित कण का पथ होगा दीर्घवृत्त परवलय अति परवलय। तो इसका क्या हो जाएगा, यदि कोई कण इस प्रकार गति करता है कि गति की दिशा वेग से सदैव लंबवत हो तो गतिमान कण का पथ होगा वृत्ताकार, क्योंकि दिशा तथा वेग सदैव वृत्ताकार पथ पर ही लंबवत होते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वृत्ताकार। अगला है एक ऐसा पथ जिसमें पथ के किसी एक बिंदु पर गतिमान कण का वेग बल से सदैव लंबवत होता है तो गतिमान का कण का पथ होगा y इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर, असममित परवलय होगा। अब कैलकुलस या अवकलन गणित पे आते हैं, जिसको हम डिफ्रेंसिएशन या समाकलन कहते हैं। इसके सूत्र हम देख लेते हैं। w इक्वल टू एक्स की पावर n, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू n एक्स n माइनस 1। अब इस आधार पे यहाँ पे ये 0 हो गया है। अब यहाँ पे अगर y a की पावर x माइनस 1 है तो dy बाई डी एक्स a की nx की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे dy अपान u फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं है दिक्कत। अब अगला प्रश्न है,
कोई कण ऋजुरेखीय पथ पर गतिमान है। कण के विस्थापन व समय की स्थितियों को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। x बराबर 5t² + 3t + 8 कण का प्रारंभिक वेग तथा 2 सेकंड पश्चात कण का त्वरण ज्ञात करो। x बराबर ये दिया गया है समीकरण, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमको वेग मिल गया। अब 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो त्वरण मिल गया। तो त्वरण आ गया है 10 मीटर और वेग ये मान हमने रख दिया यहाँ पे। तो कण का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पे u का मान आ गया 3 मीटर पर सेकंड। कोई कण समय के सापेक्ष त्वरित गति से गतिमान है तथा त्वरण व समय का निम्न समीकरण प्राप्त होता है। यदि कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो 3 सेकंड बाद कण का अंतिम वेग क्या होगा। तो 3 सेकंड बाद है a बराबर 3t² + 5, इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। धन्यवाद।